नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 6 का, किसका? ग्रुप डी में के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था, परमाणुविक प्रतीकों यानी कि एटॉमिक सिंबल के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक फॉस्फोरस के लिए दर्शाया गया है? तो फॉस्फोरस के लिए अब आप लोग को पता होगा कि प्रतीक यानी कि उसी पर सिंबल आपको देना है। जैसे कि पोटेशियम का होता है के, ठीक है, सोडियम का होता है Na। तो इसी तरह से बोला गया है कि आपको फॉस्फोरस का क्या होता है। तो फॉस्फोरस के लिए हम लोग करते हैं पी को, ठीक है। अब फॉस्फोरस के बारे में पूछा गया है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, तो और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, ठीक है, मास नंबर कितना होता है ये बताइए, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये बताइए। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है इसका 15 फॉस्फोरस का। इसका जो अगर मास नंबर की बात किया जाता है तो मास नंबर हो जाएगा कितना, इसको लगभग में हम लोग लिखते हैं 30.97 समथिंग कुछ करके, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा, तो हम लोग इसको 31 लेके चलते हैं। अब हम लोग को पता है कि अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करते हैं, मास नंबर जो कि 31 था, 31 में से अगर हम लोग प्रोटोनों की संख्या कौन वाला है, तो जो कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका कितना था 15। अगर हम लोग मास नंबर में से प्रोटोनों की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 16 के लमसम आ जाएगा इसका न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो तीनों चीज़ पता चल गया, मास नंबर 31, प्रोटोनों की संख्या या फिर एटॉमिक नंबर 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में पत्तियों में बना भोजन डैश नामक जटिल ऊतक द्वारा अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। देखिए ये जो ना फ्लोएम और जाइलम, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, और इससे क्वेश्चन पूछता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो हम एक क्लास में फ्लोएम और जाइलम को ही सिर्फ लेके आएंगे और उसको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला कि भोजन को लेकर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, फ्लोएम जो होता है पूछा जाता है कई बार, फ्लोएम यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल। तो ये रहा पौधा, पौधों में ये जड़ हो गया, तो पौधों में जो ये जो फ्लोएम है ये भोजन को बनाता है कहाँ पे, पत्तियों पे, पत्ती से बना के इस और इस डायरेक्शन में, और फिर जड़ों से होते हुए फिर पत्तियों तक, यानी कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जाइलम की बात कर लिया जाए जाइलम का, तो जाइलम यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पानी को पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, जो कि हम बताए थे कि न्यूमेरिकल हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बोले थे कि जो भी हमको नया क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको लेके आएंगे। देखिए थोड़ा सा न्यू टाइप का हमको लगा, उसी से बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा न्यू है, ज़्यादा कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। कहा गया है कि 4 kg द्रव्यमान की एक किसी वस्तु पर 2 सेकेंड की अवधि के लिए एक नियत बल यानी कि कॉन्स्टेंट फोर्स कार्य करता है, जिससे उसकी वेग जो है ना 2 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर के अब 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यदि यही बल 4 सेकंड की अवधि के, पहले 2 सेकंड के लिए लग रहा था, अब अगर यही बल को 4 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ये लिख लीजिए। तो आपको देखिए मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 4 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकेंड। उसका टाइम मेरे पास कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे पास कितना, 2 सेकेंड, और ये इनिशियल पहले स्थिति के अनुसार है, दूसरा स्थिति में टाइम 4 सेकंड को दे रखा। तो अब ये डेटा के अनुसार अब हम लोग पहला स्थिति निकालते हैं इसका। तो हम लोग को जानते हैं सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना था 8, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितना था 2, और मेरे पास टाइम कितना था 2, तो 8 में से 2 जाने से 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन जो मेरे पास आ गया है वो कितना आ गया है, 3 मीटर में देना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, पाला का एक्सेलरेशन निकल गया। अब दूसरा स्थिति में कहा गया है कि अब अगर हम लोग बल को यानी कि फोर्स को जो है 4 सेकंड के लिए लगाया जाता है, यानी कि टाइम को अब 4 सेकंड कर दे रहे हैं, फोर्स जो दे रहा है उसको 4 सेकंड के लिए लगाया जाता है। तो अब मेरे पास टी बराबर कितना, जो बाकी सब डेटा वही रह जाएगा, टी बराबर 4 सेकंड के लिए अब हम लोग लेके बनाते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो अब देखो गति के हम लोग पहला नियम क्या कहता है, गति का पहला नियम कहता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, वस्तु का अंतिम वेग निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड पहले से दे रखा है, एक्सेलरेशन मेरे पास निकल गया 3, और टाइम मेरे को अब दे रखा है 4 सेकंड। तब सबका वैल्यू पुट करो, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 2 सेकंड, जो पहला वाला था यही वाला 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड बोल रहे 2 मीटर पर सेकंड, प्लस मेरे पास दे रखा है कितना, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड हम लोग निकाल लिए, और इंटू टाइम मेरे पास अब 4 दे रखा है, 4 × 12 और 12 × 13 14, तो इसका कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहला कंडीशन का निकालो, पहला कंडीशन से हम लोग क्या निकाले, एक्सेलरेशन निकाल ले 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा कंडीशन में गति का पहला नियम v बराबर u प्लस ए टी हम लोग लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दो, सिर्फ टाइम को हम लोग रखेंगे कितना, 4 सेकंड मेरा निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी कि
रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। देखिए हर शिफ्ट में पूछा गया, हम आप लोग से बार बार बोल रहे हैं, हम ऑलरेडी दे चुके हैं, चार्ट भी दे चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देखिए तो उसमें चार्ट भी हम दे रखे हैं रिएक्टिविटी सीरीज का, और उसी चार्ट के अंदर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से देखो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, तो इस तरह आप लोग याद कर लेना, ठीक है। पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में औसत चाल का सही मात्रक आपको यूनिट बताना, निम्नलिखित में से कौन सा। तो औसत चाल का सही यूनिट क्या है ये आपको बताना है। एसआई पद्धति में यहाँ पे लिख दिया, एसआई पद्धति में क्या होता है चाल का, तो चाल का होता है मीटर पर सेकंड। अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कितना होता है, ये हो गया चाल वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे चाल की बात किया गया तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भार और मास, भार और द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेट और मास के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चंद्रमा पर द्रव्यमान, मास और भार दोनों में परिवर्तन होता है। देखिए मास कभी भी परिवर्तन नहीं होता, भार में परिवर्तन हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। चंद्रमा पर केवल द्रव्यमान मास में परिवर्तन होता है, मास कभी नहीं परिवर्तन होता है, भार परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है, ये सही है। चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन में, मास में नहीं, ना तो भार ना तो वेट में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, ठीक है। चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है, ना कि मास में परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइजोपोज में कौन सी संरचना बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन द्वारा जनन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से शामिल होता है। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन राइजोपोज में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, संरचना है जो स्पोर का निर्माण करता है। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। राइजोपोज आप लोग पढ़ें तो आप लोग बताइए कि इसका चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिए बीजाणु धानी यानी कि स्पोरेंजियम या फिर इसी को बोला जाता है स्पोरेंजिया, दोनों नाम सही है, ठीक है। स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया, ये दोनों ही सही है, जो भी आएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया। अब इसको समझना है तो और अच्छा से समझिए यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है। देखिए ये एक राइजोपोज का पिक्चर है, ठीक है। राइजोपोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये जो जड़नुमा स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है राइजोइड्स, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये जो गोल 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 टाइप का यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर में जो ये जो दाना दाना टाइप का दिख रहा है आप लोग को, दाना दाना टाइप का इसमें जो दिखा है ये होता है स्पोर। और यही स्पोर का फॉर्मेशन कौन करता है, तो स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया करता है, ठीक है। इसका आंसर तो यहाँ पे मिल गया। क्या होता है जब परिपक्व ये हो जाता है, जब ये परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या होता है ना कि ये जो स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया है ये फट जाता है। फटने के बाद इस पर जितना जो स्पोर है ये सब बिखर जाता है चारों तरफ, जमीन में गिर जाता है। और उसके बाद फिर से ये नया अंकुरित होकर के एक नया कवक बना देता है, ठीक है। ये कवक की प्रजाति में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, स्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। सबको पता है टंगस्टन से बना होता है। और ये जो टंगस्टन है ये पहले जो पुराना बल्ब आता था ना, जो इस तरह से होता था और इस तरह से जो फिलामेंट लगा होता था, अब ये बल्ब तो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब तो इसके जगह पे एलईडी आ गया है। तो ये जो टंगस्टन था, ये जो टंगस्टन है क्योंकि इसमें डैश होता है, क्या बोला, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि इसमें डैश होता है। इसमें क्या होता है, तो इस अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन पढ़िए पहले। उच्च प्रतिरोध होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है और उच्च गलनांक होता है। ये पहला ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, रेसिस्टेंस हाई होने के कारण इसमें हीट जनरेट होता है जिसके कारण ये जलता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट में भी ये गलता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग का एक यहाँ पे होमवर्क है कि आप लोग बताएं कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कितना है, और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर भी लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 74 होता है और मास नंबर 183.84 एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक ध्वनिक तरंग की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। एक ध्वनिक तरंग है जिसकी चाल दे रखा है 320 मीटर पर सेकंड। यदि इसका तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा 0.4 मीटर है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये आपको बताना है। और हम कई बार बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लेमडा इंटू एफ। वेलोसिटी बराबर लेमडा यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट करो तो बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, भी बराबर लेमडा इंटू एफ। अब हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, आवृत्ति निकालना। तो आवृत्ति को यहीं पे रहने दो, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे लेमडा। अब भी का मान मेरे पास कितना दे रखा है 320 मीटर, और लेमडा का मान कितना दे रखा है 0.4। यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, या फिर एक जीरो जो देना दे दो। 4 से काट के देखो,
4/32 है ना, 4/32 आ जा रहा है, यानी कि 800 इसका आंसर हो जाएगा, 800 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अपनी गतिविधि यानी एक्टिविटी के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी एसएससी में, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, और एसएससी अभी जो आया था ये मल्टीटास्किंग वाला में भी पूछा गया था, ये रेलवे में भी पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कोबाल्ट का किसका होता है, विटामिन B12 में, ठीक है। और कोबाल्ट ये जो होता है विटामिन B12 क्यों हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है ना आंतों में को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि जो इसमें आंतों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसको भी कम करता है, प्लस इसमें जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, इसमें जो ब्लड निर्माण में भी ये हेल्प करता है, और साथ ही जो हम लोग का जो नर्व न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन को भी इसमें मजबूती देता है, यानी कि इसको हेल्प करता है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो विटामिन कौन, ये कोबाल्ट, ठीक है। तो विटामिन B12 में होता है, तो इसलिए विटामिन B12 हम लोग के शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी में होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट की जरूरत पड़ता है क्यों, विटामिन B12 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्स के संचरण यानी कि कम्युनिकेशन के लिए के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्रिका कोशिका से निकलकर दूसरे तंत्रिका कोशिका द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो न्यूरॉन जो होता है उसमें से जो न्यूरॉन का जो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक तंत्रिका कोशिका से निकलकर दूसरे तंत्रिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन में कौन सा भाग मुख्य रूप से इस रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल कम्युनिकेशन में शामिल होता है? अब ये कौन सा है जो केमिकल ये जो रासायनिक कम्युनिकेशन है उसमें सहायता करता है? न्यूरॉन आप लोग जानते हैं, न्यूरॉन में क्या होता है, जैसे कि हम कुछ चीज़ छुए, कोई हीट चीज़ को छुए, तब यहाँ पे हम लोग को हीट का अनुभूति हुआ, ठीक है, एहसास हुआ। अब ये हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचा, तो न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है, न्यूरॉन के द्वारा पहुंचा। अब एक न्यूरॉन यहाँ पे टच किए तो एक न्यूरॉन से जो ये जो कम्युनिकेशन रहा, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू क्या होगा, ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा, ठीक है। अब ये जो पहुंचाने को जो काम करता है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, ये कौन करता है आपको ये बताना था, ठीक है। चलिए तो कोशिका का यानी कि सेल बॉडी करता है, समान तंत्रिका कोशिका का तंत्रिक नहीं, देखिए ये करता कौन है, ये करता है डेंड्राइट भी नहीं करता, एक्सोन भी नहीं करता, ये करता है एक्सोन टर्मिनल करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोन टर्मिनल, यानी कि तंत्रिका सिरा करता है। अब इसको इमेज से समझिए, अगर हम यहाँ पे समझाएंगे तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये रहा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ जो सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रांचेज, जैसे जो पेड़ का ब्रांच होता है, शाखा होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। सबसे पहले जो है ना कोई भी चीज़ का जो इसके बारे में तो हम लिखा दिए, अभी इसको हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देते। इसके बाद यहाँ पे आता है सेल बॉडी, इसको बोलते हैं, इसी में न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यही जो सेल बॉडी, इसको हम लोग सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोन हिल्लॉक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में इस तरह से बॉक्स टाइप का बना हुआ है, देखो यहाँ पे ये पीला पीला सा, इसको बोलते हैं नेलान सिथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक गैप होता है जिसको नोड ऑफ रेनवियल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो इस तरह से एक डॉट डॉट टाइप का दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ब्राउन कलर में, इसको बोला जाता है स्वान सेल, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो आपने स्ट्रक्चर देख रहा है, इसी को बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। और यहीं से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेशन को, यहाँ से मैसेज को लिया, ये क्या करता है, देखो सबसे पहले जो मैसेज जो पकड़ने का काम करता है ये करता है डेंड्राइट। डेंड्राइट करने के बाद ये दे देता है सेल बॉडी को, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। ये क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, हीट का अलग, ठंडा का अलग, अच्छा कुछ गुदगुदी का अलग, कोई चीज चुप गया उसका अलग, इस सब को ये एक प्रोसेसर की तरह होता है, किसको कहाँ भेजना है ये यहाँ से क्या करता है, सबको अलग अलग तोड़ देता है और वो भेजता है। अब मान लीजिए हीट वाला, कोई हम हीट को छुए, तब हीट वाला सिग्नल को ये लेके जाएगा, प्रोसेस कर लिया, अब ये इसके थ्रू जाएगा, एक्सोन हिल्लॉक के थ्रू लेके चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ तक। अच्छा इसके बीच में ये जो इन्फॉर्मेशन है जो जा रहा है यहाँ से, इसको लीक ना हो इसीलिए यहाँ पे होता है कौन सा, मेलन सिथ होता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे होता है लीक नहीं होने देने के कारण, और प्लस इसका जो संरचना संचार जो होता है कम्युनिकेशन उसको तेज भी बनाता है यही, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाता है यहाँ पे, और ये जो देख रहे हैं आप गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह से ये यहाँ पे, जैसे आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वेओलाई को पढ़ेंगे जहाँ से लास्ट कम्युनिकेशन ये एक्सचेंज होता है गैसों का, इसी तरह से यहाँ जो है ये जो है इसी को बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। और यहीं से थ्रू ये लेके आया और फिर दे दिया दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा न्यूरॉन फिर तीसरा को तीसरा, और इस तरह से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और वो कौन सा है, तो ये बोलता है कि नहीं ये हीट का है, फिर ठंडा के लिए अलग ये, और ये जो तोड़ने का काम करता है, अलग अलग करने का काम करता है, ये कौन करता है, यहाँ पे सेल बॉडी या फिर सोमा करता है, ठीक है।
और इसी के बारे में टोटल यहाँ पे हम लिखते हैं डेंड्राइट क्या होता है, इसका कार्य क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डेंड्राइट ऐसे इसका सिर्फ फंक्शन कर दे रहे हैं। डेंड्राइट क्या होता है, ये सबसे पहले पेड़ की शाखा जैसे होता है। ये कोशिका, जो कोशिका शरीर में सोमा से जुड़ी होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है, ये न्यूरॉन या संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन से संवेद जो होता है, जो संदेश होता है यानी कि जो मैसेज होता है उसको पकड़ता है और सेल बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है। सेल बॉडी या सोमा क्या करता है, ये करता है, यह न्यूरॉन को ऊर्जा प्रदान करता है और डेंड्राइट से मिले हुए सिग्नल को विश्लेषण यानी कि प्रोसेस करता है। यदि सिग्नल पर्याप्त रूप से मौजूद होता है तो इसे आगे संदेश के रूप में भेज देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन आ जाता है। एक्सॉन क्या करता है, यह कोशिका शरीर से निकले एक लंबा पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये इसका काम क्या करता है, यह विद्युत आवेग यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कोशिका शरीर से दूसरे अंगों आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। ये आगे की ओर ले जाने का सिर्फ काम करता है। माइलिन शीथ क्या होता है, यह एक्सॉन के ऊपर चढ़ी हुई एक वसा युक्त, जो हम बोले ना इस बॉक्स बॉक्स बना हुआ था, उसको फैटी यानी इसमें बसा होता है, ठीक है। और ये एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है जिससे कि कोई मैसेज लीक ना हो। कार्य क्या है, यह सिग्नल को लीक होने से बचाती है और एक्सॉन के माध्यम से बहुत आवेग की गति बहुत तेजी से दिया जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला है एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब्स। ये क्या करता है, जब विद्युत संकेत यहाँ पहुँचती है तो एक्सॉन टर्मिनल न्यूरोट्रांसमिट नामक एक केमिकल निकालता है, ठीक है। यह रसायन अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद आता क्या, सिनेप्स। ये क्या करता है, ये वास्तव में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए ये उनको बताना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे रखा था। ये जो हम अभी बताएं उसी में से 3 जो था जो कि न्यूरॉन का हिस्सा था, एक ये सिनेप्स ये भी दे रखा था। और पूछा गया था निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना कि सिनॉप्स नहीं है, यह न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये 2 न्यूरॉन या न्यूरॉन और मांसपेशियों के बीच का एक सूक्ष्म खाली स्थान होता है। इसका कार्य क्या है, इस खाली जगह के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक रासायनिक रूप से जानकारी ट्रांसफर होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग को पता होगा, जब हम लोग जिप्सम को 100 से लेकर के 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, POP मिलता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। जब हम लोग कैल्शियम, ये जो पूरा है ये क्या है, पेरिस ऑफ जिप्सम है। जिप्सम को जब हम लोग हीट किए तो हम लोग को क्या बना, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना और 1.5 गुना जो है ये वाटर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना है, 2H2 है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है वो हाफ H2O बनता है, यानी कि, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका हो जाएगा रासायनिक नाम। अब इसको तो खोजिए कहाँ पे, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये B नंबर में दे रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक यानी कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। ओलाफैक्टरी क्या होता है, देखिए एक तो हम लोग देख के कलर के थ्रू हम लोग पहचान लेते हैं, और दूसरा क्या होता है, उसको हम लोग सूंघ के, जिसमें गंध होता है उसको हम लोग सूंघ के पता करते हैं कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे वेनिला, ये मीठा खुशबू के लिए जाना जाता है, प्याज और लौंग का तेल, ये तीनों तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है। लेकिन जो लिटमस है, ये लिटमस ओलाफैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग अब पूरा खत्म कर देते हैं इसको पढ़ के, एसिड बेस इंडिकेटर और, ठीक है, और ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। तो देखिए एसिड बेस, हम लोग जो बेस और एसिड और बेस से जो हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिटमस क्या होता है, जब हम लोग एसिड में इसको डालेंगे तो ये लाल कर देगा उसको, और जब बेस में रहेगा तो वो उसको ब्लू कर देगा। फिनोप्थिलिन क्या करता है, ये रंगहीन कलरलेस हो जाता है, इसमें कोई रंग नहीं आएगा जब एसिड में डालेंगे। लेकिन जब हम लोग बेस में इसको डालते हैं तब ये गुलाबी रंग देता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, ये दोनों को एक साथ देखिए, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, ये दोनों को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो ये रेड कर देगा, और दोनों को जब हम लोग बेस में डालते हैं तो दोनों येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रोमोथाइमलोन ब्लू, ठीक है। ये क्या करता है, ये जब एसिड में डालेंगे तो इसको पीला येलो बना कर देता है, और जब बेस में डालेंगे तो इसको नीला कर देता है। फिर आता है टर्मरिक यानी कि हल्दी को हम लोग जब एसिड में डालते हैं तो ये पीला ही रहता है, और जब हम लोग इसको बेस में डालते हैं तो ये लाल या फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसके बाद चाइना रोज यानी कि गुलहड़ जिसको बोला जाता है, इसको अगर जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो ये क्या बनता है, गहरा गुलाबी रंग का यानी कि मेजेंटा रंग का बन जाता है, और जब हम लोग इसको बेस में डालते हैं तो ये हरा ग्रीन बन जाता है, ठीक है, हरा कलर देता है। इसी तरह से फिनॉल रेड, ये जब हम लोग एसिड में इसको डालते हैं तो ये पीला बनता है, और जब हम लोग बेस में इसको डालते हैं तो ये लाल रंग का
कलर देता है। ठीक है, अब ओला फैक्ट्री में देख लेते हैं। प्याज, एक ओला फैक्ट्री है, वेनिला ये भी ओला फैक्ट्री, और लौंग का तेल ये भी एक ओला फैक्ट्री है। प्याज में क्या करता है, एसिड के साथ हम लोग जब इसको डालते हैं, एसिड में जब इसको मिलाते हैं, प्याज की तीखी गंध वैसे ही रहता है। जब एसिड में डालते हैं तो इसमें देखना, चाहे एसिड हो, ये वेनिला हो, चाहे प्याज हो, चाहे लौंग का तेल हो, जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो सेम उसी तरह रहेगा, उसका कलर में कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन जब हम लोग बेस में डालते हैं तो फिर उसका गंध में कोई चेंज नहीं होगा, और जब बेस में डालते हैं तो उसका गंध में कोई परिवर्तन, मतलब गंधहीन हो जाएगा, मतलब गंध उसमें आना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो यहीं पे प्याज को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो उसका कलर वैसा ही तीखा कलर बरकरार रहता है, लेकिन जब हम लोग इसको बेस में डालते हैं तो प्याज का गंध पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसी तरह से वेनिला में जब एसिड में डालते हैं तो इसका मीठा खुशबू बनी रहती है, कोई बदलाव नहीं रहता, और जब हम लोग इसको बेस में डालते हैं तो वेनिला का खुशबू आना बंद हो जाता है। इसी तरह से लौंग का तेल में एसिड में डालने से लौंग की तेज महक बनी रहती है, लेकिन जब हम लोग बेस में डालते हैं तो लौंग की महक आना बंद हो जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, इसको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक है ने एक बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जनन रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों द्वारा उपयोग नहीं की जाती? तो पौधों के द्वारा कौन सा विधि जो है ये चारों में से उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो देखिए यहाँ पे खंडन ये पौधों के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन पौधों के द्वारा होता है, मुकुलन बडिंग भी होता है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी होता है। लेकिन ये जो है ना बाइनरी फिजन, ये क्या होता है, एक सेल टूट के दो सेल में बदल जाता है, ये बाइनरी फिजन कहलाता है। और ये जो होता है ना प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, इन सब में ये पाया जाता है द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन द्विविखंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़का बल लगाकर किसी वस्तु को अपने सिर के ऊपर उठाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, नेगेटिव है, ये बताना है। चार ऑप्शन को पढ़िए। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। और आप लोग को पता है कि जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि ग्रेविटेशनल के हम लोग अगेंस्ट में काम करवा रहे हैं, जी के अगेंस्ट में, यहाँ पे जी माइनस में हो जाता है। इसका आंसर ही हो जाएगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऊपर की ओर जब भी हम लोग उठाते हैं तो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट में काम करवाते हैं, यहाँ पे इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोस्टर में तापमान यानी कि हीटिंग वायर, तापन तार हीटिंग वायर लाल क्यों होता है? अच्छा, टोस्टर जो होता है, जो हम लोग टोस्ट को बनाते हैं, जो ब्रेड डालते हैं और टोस्ट बनता है, उसमें जो हीटिंग जो वायर होता है ये लाल क्यों हो जाता है, ये बताना है आपको। इसमें धारा करंट अत्यधिक होता है, ठीक है, होता है करंट होता है। इसका गलनांक कम होता है, गलनांक कम होगा तो खत्म हो जाएगा। इसके प्रतिरोध शून्य होता है, यह धारा का विरोध करता है और गर्म हो जाता है। देखो इसका करेक्ट आंसर जो होता है, करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ये वाला डी नंबर का। ठीक है, यही इसका सबसे परफेक्ट, इसलिए चारों ऑप्शन को आप लोग जरूर पढ़िए। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो धारा है, जो करंट है, उसको प्रतिरोध करता है, जैसे प्रतिरोध होगा तो वहाँ हीट जनरेट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण के बाद क्या है, अवतल दर्पण के 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो आप लोग को m बराबर बताना है, m बराबर क्या होगा। तो हमको पता है m बराबर कितना होता है, -v/u होता है। चूँकि यहाँ पे दे रखा दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल दर्पण है, यानी कि वस्तु भी इधर बनेगा, एक कंडीशन में इधर बनता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा क्या, अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर के दूर पर रखा गया एक ऑब्जेक्ट को। अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर के दूर, मान लेते हैं यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की दूर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बना, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इधर कहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, तो दोनों दर्पण की इस तरफ होना, यानी कि दोनों नेगेटिव में हम लोग को लेना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u। अब माइनस का भी हमको दे रखा कितना, भी होता क्या, इमेज का जो बना उसका, तो यहाँ पे -30, पहले से माइनस है, माइनस और -30 यानी कि +30 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख देंगे 30 बराबर लिख देंगे 30, और माइनस का v/u था, है ना, m बराबर। अब u बराबर कितना दे रखा, तो 40 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे u भी दर्पण के इस तरफ है, दर्पण के इस तरफ है, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में 40 में आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -3/4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -3/4। देखिए डी नंबर में दे रखा आपका -3/4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ठीक है, चलिए आगे चलिए। चलिए निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे असर्शन और रीजन दे रखा है, यानी कि अभिकथन और कारण दे रखा है, आप लोग पढ़िए। सबसे पहला है, तेलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने से
उसका खराब होना कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, खराब होना कम हो जाता है। वायुरोधी वर्तन, अब कारण में दे रखा है कि वायुरोधी वर्तन वसा और तेलों के ऑक्सीकरण को धीमा कर देता है, जो कि ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, ये भी सही है, एसर्शन भी सही है और आर भी सही है, रीज़न भी सही है। चलिए बताइए, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करती है, जबकि करती है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दावा करता है कि अवतल लेंस, देखिए यहाँ पर अवतल लेंस के बारे में पूछ दिया है, अवतल लेंस याद कीजिए। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर एक छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर आप लोग अवतल लेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग यहीं पे पकड़ लिए हो कि अवतल लेंस जो होता है ना कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। इसमें क्या गलती है, एक बार पूछा तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। अवतल लेंस प्रकाश का आवर्धन नहीं करता है, अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, इसका यही आंसर हो जाएगा। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होने पे कणों के बीच क्या होता है? देखिए ये ठोस है, मान लेते ये बर्फ है, इस तरह से एक क्यूब शेप में एक बर्फ है। ठीक है, इस पर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, अभी क्या हो गया, ये लिक्विड बन गया। जब ये ठोस था, ये जो लिक्विड बन के पानी बना, यही पानी तो बना हुआ था ना, बर्फ। इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो कि ये अब उसको हटा देने से ये पानी में बन गया? तो अब देखो इसके बीच में जो मोलिकुलर गैप है, इंटर पार्टिकल गैप जो होता है, ठोस में एकदम कम होता है, ना के बराबर, इस तरह से होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, ये दूर दूर हो जाता है, और गैस में इससे बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, तो ये जब अब दूर दूर हो गया तो ये लिक्विड बन गया। अब जब इसी लिक्विड को फिर से हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो फिर ये धीरे धीरे सामने आ जाएगा। देखो जैसे गर्म करते हैं तो इसके बीच का जो वाइब्रेशन है ये बढ़ने लगता है, एक मोलिकुल से दूसरे मोलिकुल के बीच का जो वाइब्रेशन ये बढ़ने लगता है। ठीक है, और ये दूर दूर जाने खोजता है। जैसे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और दूर दूर जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और दूर जाएगा, इसका इतना टेम्परेचर गैस हो जाएगा तो ये और दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन में पढ़िए क्या है। सब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान कणों के बीच का स्थान अपरिवर्तित रहता है? नहीं, परिवर्तित होता है, तभी तो ठोस और गैस के कणों पार्टिकल के बीच सदैव समान स्थान रहता, समान स्थान नहीं रहता। ठोस यानी कि सॉलिड से गैस में परिवर्तन होने पे कणों के बीच का स्थान बढ़ता है, और यही इसका सही हो जाएगा। कणों के बीच का जो स्थान है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सीलबंद सिरिंज, जैसे आपको इंजेक्शन देता है ना सिरिंज से, इस तरह से, अब ये सील बंद है। ठीक है, इसमें वायु भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, इसके एक सिरे पर दाब लगाया जाता है, यानी कि इधर से हम प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरे सिरे को बंद कर दिया जाता है, इस सिरे को बंद कर दिया जाता है। क्या संभावित परिणाम हो सकता है? क्या संभावित परिणाम हो सकता है? अब इसको चार ऑप्शन पढ़िए। सिरिंज की वायु पूरी तरह से निकल जाएगी, जब यह बंद है तो निकलेगा ही नहीं। वायु का आयतन यानी कि जो एयर है उसका आयतन बढ़ जाएगा, जब हम लोग दबाएंगे इधर से तो एयर का आयतन जो क्या होगा, कम होगा, ना कि बढ़ेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अंदर की वायु का तापमान टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, नहीं होगा। वायु का आयतन वॉल्यूम कम होगा और दाब बढ़ जाएगा। देखिए इधर से जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो ये जो एयर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट करने वाले जटिल उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डैश कहा जाता है, और इसमें चालनी नलिकाएं जिसको हम लोग सीप ट्यूब तथा डैश जैसी जीवित कोशिकाएं लिविंग सेल होते हैं। अच्छा देखिए, फ्लोएम में आप लोग पढ़ें, यहाँ फ्लोएम की बात किया जा रहा है, यहाँ कि भोजन का परिवहन किया जा रहा है। ठीक है, फ्लोएम में 4 चीज़ से मिलकर बना होता है फ्लोएम। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जीवित है ना, तो जीवित कौन कौन सा होगा, जैलम, ये तो जल के लिए हो गया, ये हो जाएगा स्थूलिक उत्तर यानी कि कोलेनकाइमा, नहीं, जैलम फाइबर, ये तो मृत होता है। फ्लोएम सचर कोशिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दे रखा है। पहला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फ्लोएम, इसका ठीक है फ्लोएम हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक सीप ट्यूब हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कौन सा, सचर यानी कि कंपेनियन सेल। अब यहाँ पे इस चीज़ को बढ़िया से समझो, पहले हमको समझाना था, तब इसको ऑप्शन देना था, तब आप लोग को समझ में आता। फ्लोएम में 4 मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, चलनी नलिका जिसको हम लोग बोलते हैं सीप ट्यूब, ये भोजन के परिवहन के मुख्य मार्ग होता है। सीप ट्यूब जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भोजन के परिवहन का मार्ग बनाता है। ठीक है, सचर कोशिकाएं जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल, ये चलनी नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित, जो सीप ट्यूब होता है ये इसके जो कार्य होता है उसको नियंत्रित
कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? सचर कोशिका या कंपेनियन सेल। फ्लोएम मृदुतक, ठीक है, इसको आप लोग अंग्रेजी में ही करिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भोजन का संग्रहण करने के लिए किया जाता है और ये जीवित होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोएम रेसा, ये जो तीनों होता है, 1 नंबर का 2 नंबर का, तीनों जीवित होता है, ठीक है, लाइव होता है। लेकिन एक जो है ना ये वाला फ्लोएम रेसा, ये क्या होता है? ये मृत होता है। ये उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और ये मृत कोशिकाएं से बना होता है। एक बार ग्रुप डी में पूछा गया था फ्लोएम में निम्न में से कौन सी मृत कोशिका है, तो आपको मारना था कौन सा टिक? फ्लोएम रेसा, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है, चाहे आपको सिफ्टिव हो गया, कंपेनियन सेल हो गया या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये तीनों जीवित होता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पादपों में भोजन परिवहन करने वाले जटिल उत्तक को फ्लोएम कहा जाता है और इसकी चलनी कोशिकाएं यानी कि जो सिव ट्यूब होता है और सिव ट्यूब तथा डैश जैसे जीवित कोशिकाएं होती है। तो सिव ट्यूब के साथ कौन सा? सचर कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है? टेंडन क्या करता है? टेंडन क्या करता है? हड्डी और मांस को जोड़ता है, ठीक है, टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद एरियोलक उत्तक जो है, आपका आंसर ये हो जाएगा एरियोलक उत्तक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्क उपकला, ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की बात किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, ये एक उपकला उत्तक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरियोलक उत्तक, एरियोलक टिश्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में रोगजनक यानी कि पैथोजन रोगाणु डैश के माध्यम से संचरित हो सकता है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, सॉइल के माध्यम से, एयर और सॉइल के माध्यम से, ना तो एयर और ना तो सॉइल के माध्यम से, केवल वायु के माध्यम से। तो देखो ये दोनों, ये तो वायु के सॉइल यानी कि मिट्टी से भी हो सकता है और एयर से भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालिका, फीमेल जो चाइल्ड होता है कि अंडाशय यानी कि ओवरी में डैश होता है, ओवरी में क्या होता है? तो परिपक्व मैच्योर, तो जब पुबर्टी स्टेज में आता तब होता है, ये तो नहीं होगा। केवल परिपक्व नहीं, केवल अपरिपक्व। देखिए जब एक बेबी चाइल्ड जन्म लेती है ना, यहाँ पे देखिए बढ़िया से लिख दिए हैं, जब एक बेबी चाइल्ड जन्म लेती है तो उसका जो अंडाशय होता है उसमें 10 से 20 लाख अंडे होते हैं, अपरिपक्व अंडे होते हैं। यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अपरिपक्व अंडे होते हैं, ठीक है। कितना होता है? तो 10 से 20 लाख पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये अंडे फॉलिकल नामक एक छोटे से द्रव नुमा स्ट्रक्चर होता है, थैला होता है, जिसमें ये सुरक्षित रहता है। कितना होता है? 10 से 20 लाख। उसके बाद जब यौवनावस्था आता है यानी कि पुबर्टी लेवल आता है, यानी कि 10 से जब 14 साल की हो जाती है, तब इसकी संख्या घटकर सिर्फ 3 से 4 लाख रह जाती है। अब पुबर्टी के बाद से हर महीने इसमें से एक अंडा परिपक्व होता है। अब इसी में से 3 से 4 लाख जो होता है उसमें से हर महीने एक अंडा परिपक्व होता है और ओव्यूलेशन के दौरान बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर फिर इसको स्पर्म मिला तो ये फर्टिलाइज होगा और नहीं तो फिर ये एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और ये जो होता है महिला के जन्म के बाद जीवन भर कोई भी नया अंडा नहीं बनता है। ये जो पहले कितना था 10 से 20 लाख, बाद में जब पुबर्टी लेवल आया उसका स्टेज आया तो वो 3 से 4 लाख बचा। अब यही 3 से 4 लाख हर महीने जन्म लेगा, एक परिपक्व होगा और बाहर निकलेगा और फर्टिलाइजेशन करना चाहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चन। आज हम 25 क्वेश्चन ही लाए इसलिए क्योंकि आज हमको समझाना भी था और कई सारी ऐसी चीज़ें जो नए नए हम बताए हैं, इसलिए हम 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए, ठीक है, 25 क्वेश्चन ही आज लाए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।